दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल जिसका नाम है दोस्तों यूनिक कोचिंग चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका आज का जो सर्वेइंग का टॉपिक है एरर इन चैनिंग। चैनिंग में कौन कौन से एरर आ सकते हैं, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, एरर इन चैनिंग, और इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें होने वाले करेक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, एरर इन चैनिंग जो होता है दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है दोस्तों, सोर्स के आधार पर, सोर्स मतलब आपका स्रोत के आधार पर कि एरर चैन के अंदर कितने टाइप के आ सकते हैं। तो इसमें आप जानते हैं पहला जो हमारे पास आता है दोस्तों नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स यानी कि प्राकृतिक त्रुटि। नेचुरल एरर प्राकृतिक त्रुटि, तेज हवाएं चलना, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज होना, वर्षा होना, ठीक है, ये सब क्या नेचुरल एरर में आते हैं। दूसरा दोस्तों आता है इसमें पर्सनल एरर, व्यक्तिगत एरर। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि ये कि आपके द्वारा रीडिंग ठीक से ना पढ़ना, ठीक है, ट्राइपॉड का हिला देना, इंस्ट्रूमेंट को हिला देना, आलस्य दिखाना, ये सब आपका पर्सनल एरर में आता है। तीसरा आता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर उपकरण त्रुटियां। उपकरण का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर रीडिंग सही से ना छापे होना, ठीक है, उसका अरेंजमेंट, पार्ट्स का अरेंजमेंट सही ना होना, ठीक है, डायाफ्राम का साफ क्लियर ना होना, ये सब आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट एरर दोस्तों, क्यूमुलेटिव एरर, या इसी का एक नाम और होता है सिस्टेमेटिक एरर। क्यूमुलेटिव एरर या सिस्टेमेटिक एरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों संचयी त्रुटि। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी, ये हम इसी को पढ़ने वाले हैं, संचयी त्रुटि। और नंबर 5 पे आपके पास आएगी दोस्तों यहाँ पर कंपेंसेटिंग एरर, या इसी का एक नाम और होता है एक्सीडेंटल रैंडम एरर। कंपेंसेटिंग को बोलते हैं दोस्तों समकारी। हमारे लिए दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या होता है क्यूमुलेटिव एरर एंड सिस्टेमेटिक एरर, कंपेंसेटिंग क्या होता है, इनको देखते हैं। देखना पहला क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है। क्यूमुलेटिव एरर दोस्तों एक इस प्रकार के एरर होते हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन में डेवलप होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यूमुलेटिव एरर एक ही दिशा में डेवलप होते हैं। यह आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यह एक इस प्रकार के एरर हैं जिनको करेक्टेड एरर का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही एरर जो होते हैं उनको कहा जाता है क्यूमुलेटिव एरर, यानी कि जहां पर जो एरर होना चाहिए था वो एरर हो रहा है, वो आपका क्यूमुलेटिव एरर है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं, अभी एग्जांपल में आपको बताऊंगा। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये एरर जो होते हैं ये किसी भी लाइन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एरर किसी भी लाइन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखना है। दिस एरर डेवलप इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दिस एरर डेवलप इन सेम डायरेक्शन। दिस एरर या क्रिएट इन सेम डायरेक्शन। ये एरर सेम दिशा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेम का मतलब एक ही दिशा में उत्पन्न हो रहा है, कोई सी दिशा हो। दिस एरर क्रिएट इन सेम डायरेक्शन। आज इसमें लिखना है आपको क्यूमुलेटिव एरर या दिस एरर, क्यूमुलेटिव एरर इज डायरेक्टली proportional
टू द लेंथ ऑफ लाइन। ये कह रहा है कि ये एरर लाइन की लंबाई के सीधे समानुपाती होते हैं। ठीक है, सीधे समानुपाती होते हैं, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एरर है ये एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइन की लंबाई एल के। ठीक है, लाइन की लंबाई एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है कि क्यूमुलेटिव एरर और लाइन की लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये जो हम लास्ट वाला पढ़ेंगे इसमें रूट के लाइन की लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस एरर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आप याद रखोगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपोर्टेंट रहता है कि ये करेक्टेड एरर है। दीज एरर्स आर करेक्टेड एरर, ये बिल्कुल सही एरर होते हैं, करेक्टेड एरर में इनको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल पॉइंट्स है कि कैसे कैसे हो सकते हैं कि ये बातें जो हमने कही हैं ये सत्य है भी या नहीं भी, ये हमें देखना है। देखोगे इसका एग्जांपल, देखोगे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि किसी भी चैन की लंबाई में एरर इन लेंथ ऑफ चेन या टेप, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी चैन या टेप की लंबाई में होने वाला एरर कैसा होता है, तो आप उसका आंसर दोगे कि वो एरर कैसा होगा, क्यूमुलेटिव एरर होगा। क्यूमुलेटिव एरर, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप देखते हो कि चैन की जो लंबाई है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। तो यानी कि ज्यादा मिल सकती है, कम मिल सकती है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव हमारा जो होता है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो आप याद रखो कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों एरर यहाँ आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपसे कोई दूसरा पूछे, दूसरा ये वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव हो रहा है, तापमान बढ़ भी सकता है, घट भी हो सकता है, तो वो भी आपका कैसा होगा, क्यूमुलेटिव एरर। आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर एरर कैसा होता है, तो आप कहोगे क्यूमुलेटिव एरर होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैमरे का सेटलमेंट में प्रॉब्लम होती है, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो थोड़ा सही किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो क्यूमुलेटिव एरर। ऐसा नहीं है कि दोनों ही हो तभी क्यूमुलेटिव एरर होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट ऑप्शन में मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो होता है बैड रेंजिंग, गलत रेंजिंग आप कर रहे हो, खराब रेंजिंग आपने की है, वो एरर, या फिर आप बोल दो बैड स्ट्रेटनिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये बैड स्ट्रेटनिंग। ठीक है, ये बैड रेंजिंग कहे, बैड स्ट्रेटनिंग कहे, या फिर आप इसको एक नाम और दे सकते हो, मिस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट संरेखण को कहा जाता है कि किसी भी पॉइंट्स को एक ही लाइन में रखना, तो वही तो रेंजिंग थी। जो भी मेन स्टेशन थे हमारे, पहला और लास्ट का, उनके बीच में छोटे छोटे जो स्टेशन पड़ते हैं उनको एक ही लाइन पे रखना पड़ता है। तो वह अगर एक लाइन पर रख पा रहे हो तो रेंजिंग है, अगर वो आपने सही नहीं किया तो वो गलत रेंजिंग, खराब रेंजिंग, या बैड स्ट्रेटनिंग, या मिस अलाइनमेंट कह दो। ठीक है, इस प्रकार का जो एरर होगा इसको भी हम क्यूमुलेटिव एरर ही कहेंगे, क्यूमुलेटिव एरर। ठीक है, क्यूमुलेटिव एरर, बट ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, केवल पॉजिटिव एरर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, केवल पॉजिटिव एरर होता है।
क्लियर दोस्तों, पॉजिटिव एरर होगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 4, पुल करेक्शन या पुल, ये करेक्शन की बात है दोस्तों, संशोधन की बात है। पुल करेक्शन, पुल करेक्शन भी आपका क्यूमुलेटिव में ही आता है, क्यूमुलेटिव एरर होगा ये भी, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आप, इसमें आता है नेक्स्ट आपका मीन सी लेवल के कारण करेक्शन, MSL करेक्शन, मीन सी लेवल औसत समुद्र तल बोलते हैं दोस्तों इसको, मीन सी लेवल। आने वाले लेक्चरों में हम इन्हें सारी डेफिनेशन लेवलिंग में पढ़ेंगे दोस्तों। लेवलिंग जब हमारा चलेगा वहां पर आपको ये सारा बताया जाएगा कि क्या होते हैं। ठीक है, मीन सी लेवल औसत समुद्र तल होता है जहां से हम कोई डेटा फाइंड करते हैं। तो मीन सी लेवल जो करेक्शन है दोस्तों, ये भी आपका क्यूमुलेटिव होगा, क्यूमुलेटिव एरर, क्यूमुलेटिव एरर, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। अगर बात करें अबव जीएल, ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर मीन सी लेवल रखा आपने तो वो निगेटिव होगा, एंड बिलो जीएल तो वो आपका दोस्तों पॉजिटिव होगा, याद रखोगे। ग्राउंड लेवल से नीचे लिया तो पॉजिटिव, ग्राउंड लेवल से ऊपर लिया तो नेगेटिव। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन सी लेवल का जो करेक्शन है ऑलवेज क्यूमुलेटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो ये था आपका दोस्तों क्यूमुलेटिव एरर। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है आपका कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है फ्रेंड्स, कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर। तो कंपेंसेटिंग एरर दोस्तों मेरे प्रिय भाइयों, कंपेंसेटिंग एरर अभी आपको एक नाम और बताया था कि रैंडम एक्सीडेंटल एरर भी इनको कहा जाता है। दोस्त भाइयों, ये जो एरर होते हैं ये दोनों दिशाओं में डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके उल्टे हैं, अपोजिट हैं। दीज एरर्स क्रिएट इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में डेवलप होते हैं। ठीक है, यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी की बात आती है तो आप याद रखोगे कि दिस एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। यहां पर स्क्वायर रूट है, l की पावर 1/2 होती है। ये जो l है, ये l को हमने कहा है लेंथ ऑफ लाइन, याद रखो, लेंथ ऑफ लाइन मान लिया इसको हमने अपनी साइड से। ठीक है, ये तो जब ये दोनों दिशाओं में बहुत डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं तो दोस्तों ये करेक्टेड नहीं होते होंगे। ठीक है, तो आप याद रखोगे नॉट करेक्टेड एरर, ये सही एरर्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखोगे जो भी एरर ऊपर लिखवाए हैं उनसे अलग कोई सा भी एरर आता है तो समझ जाना वो आपका कंपेंसेटिंग में होगा। ठीक है, तो ये एरर होते हैं आपके दो, क्यूमुलेटिव एरर और कंपेंसेटिंग एरर। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से ऐसा बनता है जो आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि ये बताइए कि रेंजिंग और चेनिंग में होने वाले एरर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम जब आप कोई चेनिंग कार्य कर रहे या फिर आप कोई रेंजिंग कार्य कर रहे तो उनके मध्य, उनके बिटवीन कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, या कोई एक ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है जो चेनिंग में भी आ सकती है और रेंजिंग में भी आ सकती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम इन चेनिंग और रेंजिंग, चेनिंग और रेंजिंग में होने वाली प्रॉब्लम्स।
तो प्रॉब्लम इन चेनिंग और रेंजिंग, ठीक है। देखोगे फर्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम इन चेनिंग। अब चैन आपको मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो कि जब हम कोई चैन वर्क कर रहे हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। भाई अगर कहीं पर कोई तालाब बीच में आ जाए तो क्या हम उसमें चैन डालकर मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तालाब आपका प्रॉब्लम होगी चेनिंग में, ठीक है। या फिर कहीं पर कोई घाटी टाइप किया जाए, वैली टाइप किया जाए, कोई घाटी आ रही हो, घाटी में भी हम चैन नहीं डाल सकते, तो मतलब कोई वैली या कोई पॉन्ड अगर आ जाता है बीच में तो हम चैनिंग कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात प्रॉब्लम इन रेंजिंग। अब रेंजिंग में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम इन रेंजिंग, रेंजिंग में प्रॉब्लम कौन सी आ सकती है दोस्तों? रेंजिंग आपको पढ़ाई थी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और रैंडम लाइन। हम वहां पर देख रहे थे इनडायरेक्ट को छोड़ दो, डायरेक्ट को छोड़ दो, इनडायरेक्ट में जाओ। वहां पर हमने देखा था कि जो इनडायरेक्ट रेंजिंग थी, जिसको हमने रेसिप्रोकल या रिपीटेड रेंजिंग का नाम दिया था, वो हम तब कर रहे थे जब कोई पहाड़ बीच में आ गया था, ठीक है। तो यानी कि कोई हिल, कोई पहाड़ बीच में आ जाए तब हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर दूसरा हमने रैंडम लाइन हम तब खींच रहे थे जब कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल, कोई पेड़ बीच में आ गया था, ठीक है। तो कोई अगर ट्रीज या फॉरेस्ट बोल दो वो बीच में आ जाते हैं तो हमारा रेंजिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो रेंजिंग में हिल्स और ट्रीज, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं प्रॉब्लम इन बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। रेंजिंग और चेनिंग दोनों में प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है ये हम देखना है। अब आप देखो इनमें से कॉमन छांट लो एक ऐसा कि जो उसमें भी प्रॉब्लम डाल रहा हो और इसमें भी प्रॉब्लम। दोस्तों अगर कोई बीच में बिल्डिंग आ जाती है तो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग आ जाने से हम वहां पर चेन भी नहीं डाल सकते और ना ही हम रेंजिंग कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग होगी हमें दूसरा पॉइंट दिखे नहीं देने का, ठीक है। तो हम उसके लिए रेंज भी नहीं कर सकते, और कोई चेनिंग होगी तब उसमें हम चैन भी नहीं डाल सकते, क्लियर। तो याद रखोगे बिल्डिंग जो होता है वो इन दोनों का कॉमन रेंजिंग, कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्लियर। यहां से 101% क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी, अभी कुछ सिलेबस हो जाने दो, इसके बाद आपको 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मैं आपको यहां से दूंगा जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उन टॉपिक से बाहर जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, क्लियर। तो दोस्तों बस आप लोगों को क्या काम करना है, चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, ना आपको कुछ अलग से चार्ज देना पड़ रहा है, केवल आपको ये बोला जाता है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्लियर। आप सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब टेस्ट चलेंगे तब देखना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। और ये भी आपको लगेगा कि हाँ इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, ये बात नहीं होती। मेन होता है कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए नोट्स बन जाने के बाद आपका चाहे JEE लेवल का एग्जाम हो या आपका AE लेवल का एग्जाम हो, आप दोनों को फाइट करोगे, इजीली फाइट करोगे, ठीक है दोस्तों। यही नोट्स मिलेंगे, आप किसी AE का नोट्स उठा के देख लेना, क्लियर। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, किसी AE के नोट्स उठाना है, JEE के नोट्स उठाना, यही आपको मिलने वाला है, कोई बाहर से कुछ अलग से नहीं मिलने का, ठीक है भाई। तो ये है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने करेक्शंस के। एरर हमने पढ़ लिया, त्रुटियां हमारे पास आ गई, त्रुटियों पर संशोधन कौन कौन से हो सकते हैं, करेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, अब करेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों करेक्शन इन चेनिंग, चेनिंग में होने वाला संशोधन, ठीक है। देखो दोस्तों टेप या चेनिंग में हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन ज्यादा बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन ध्यान से समझना, ये आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों कि इफ टेप टू लॉन्ग, टेप टू लॉन्ग और टेप टू शॉर्ट दो वर्ड ये होते हैं, टेप टू लॉन्ग एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास टेप टू शॉर्ट। दोनों का मतलब ध्यान से समझ लेना।
क्योंकि दोस्तों करेक्शन और एरर अलग अलग होते हैं। अगर आपका जो एरर है पॉजिटिव है तो उस केस में करेक्शन हम नेगेटिव करते हैं, और यदि एरर आपका नेगेटिव है तो करेक्शन हम वापस पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो ये क्या कह रहा है, टेप टू लॉन्ग, टेप से भी ज्यादा, ये क्या है भी, टेप से भी ज्यादा है। टेप से ज्यादा क्या, मान लो कोई दो पॉइंट्स थे आपके पास, ये ए और ये बी, इनके बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है और ये डिस्टेंस टेप से भी ज्यादा है। मान लो टेप 30 मीटर की है, ये 50 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मतलब है कि टेप से भी ज्यादा, यानी कि जो डिस्टेंस, जो मेजर्ड लेंथ है, जो मापनी है लंबाई, वो टेप से भी ज्यादा है। ठीक है, अब आप टेप लेके चले यहां से और आपके पास वो टेप यहां खत्म होगी। ये टेप लेंथ है 30 मीटर की और मेजर जो करनी थी आपको 50 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो यदि आपको यह कंडीशन दिखाई दे रही कि जो डिस्टेंस हमें मापनी है वो टेप से ज्यादा है, अब टेप से ज्यादा है, हमें तो यहीं तक मापनी पड़ेगी, तो हमने तो यहां तक माप के छोड़ दिया, हमारे पास ये हिस्सा कम पड़ गया। तो ये जो फालतू है आगे का, ये इसके लिए क्या काम करेंगे दोस्तों, इतना बड़ा नहीं होता ये, ज्यादा से ज्यादा मान लो 32 मीटर। तो ये जो इतना हिस्सा बचा आपको ये 30 मीटर में ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके 32 मीटर वापस मिलेगा। ठीक है, तो ऐड कर रहे हो ना आप, जो करोगे इसके ऊपर कार्य वो करेक्शन है। ठीक है, चाहे उसे आप ऐड कर रहे हो या आपसे माइनस कर रहे हो, जो आप कर रहे हो ना वो करेक्शन है, और जो वहां पे दिखाई दे रहा है वो एरर है। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा कि मापने वाली लेंथ हमारे पास 32 मीटर की थी, लेकिन ये 30 मीटर तक ही मेजर कर सकी, तो जो इसमें एरर है ये एरर है। ठीक है, आई बात समझ में? तो टेप टू लॉन्ग, टेप से भी ज्यादा, यानी कि जो डिस्टेंस आपको मापनी वो टेप से भी ज्यादा है, तो वापस वो डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए आप इतना हिस्सा इसमें ऐड करोगे ना, तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हैं, और जो आपके द्वारा किया जाता है वो होता है करेक्शन। तो मतलब अगर टेप टू लॉन्ग की बात करता है तो याद रखोगे उस केस में करेक्शन पॉजिटिव होगा, और करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर क्या होगा, नेगेटिव। इसको लिख लेना, मैं यहां दोबारा बोल रहा हूं, इफ इसका टेप टू लॉन्ग का मीनिंग यह है कि मापी गई लेंथ टेप से भी ज्यादा है, मापी गई लेंथ टेप से भी ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो जो कम पड़ गया हिस्सा वो जोड़ेंगे तो हम करेक्शन पॉजिटिव करेंगे, तो एरर नेगेटिव रहा होगा। बस ये इसका अपोजिट है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। टेप टू शॉर्ट, टेप से भी कम है, आपको मापना तो ये था, और जो चैन है आपके पास वो यहां तक है, चैन, ये चैन है। ठीक है, तो चैन इतना माप के दे रही है, आपको मापना इतना था, तो इतना हिस्सा फालतू मिल गया, ये हिस्सा क्या होगा, फालतू मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसको आप कम करोगे तो आप इसे घटाओगे, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, करेक्शन। तो मतलब अब यहाँ पर जो तुम करेक्शन कर रहे हो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और एरर कैसा हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव। एरर कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड करेक्शंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे स्टैंडर्ड करेक्शन कौन कौन से हैं वे पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट करेक्शन आता है दोस्तों, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि एब्सोल्यूट लेंथ के लिए पढ़ रहे हैं हम ये। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड होगी उसमें क्या करेक्शन आया होगा ये, तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन होता है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ये करेक्शन। इसको फाइंड कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों, करेक्शन मान लिया सी ए, और ये बराबर होता है एल अपॉन एल इंटू सी, एल अपॉन एल इंटू सी। यहां जो एल है ये एल, ये होता है मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ मापी गई जो लंबाई है दोस्तों, मेजर्ड लेंथ किसी भी लाइन की। ठीक है, और लाइन की मापी गई लेंथ, और एल, ये एल है कि जो चैन आपने डिजाइन की थी जिस पर, ठीक है, डिजाइनेटेड लेंथ, डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ चैन, एक चैन की डिजाइन की गई लंबाई। ठीक है, आपका जो यहाँ पर सी ए है ये टोटल करेक्शन जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, टोटल करेक्शन यानी कि करेक्शन
फॉर टोटल मेजर्ड लेंथ, कुल मापी गई दूरी पर, लंबाई पर होने वाला करेक्शन। और सी जो होता है ये भी करेक्शन है, लेकिन इसको हम पर चैन मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, करेक्शन फॉर पर चैन लेंथ। ठीक है दोस्तों, पर चैन लेंथ, प्रति चैन की लंबाई के लिए ही सी होने वाला करेक्शन है। ये तो एक फॉर्मूला है, इसको समझते हैं, देखना। फॉर एग्जाम्पल लेट, मान लिया कि किसी भी चैन की नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, एक टेप की दोस्तों नॉमिनल लेंथ, यानी कि इस पर डिजाइन किया था हमने, मान लिया वो 30 मीटर है। ठीक है, अब जब आपने इस 30 मीटर के थ्रू मेजर करना शुरू किया तो इस चैन ने 10 सेंटीमीटर फालतू आपको मेजर करके दिया, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा माप के आपको दिया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जब माप के देगा तो उसको मान लेते हैं कि उसमें कुछ एरर आएगा, यानी कि उसे हम इनकरेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनकरेक्ट टेप लेंथ, मान लेते हैं कि हमारे पास L डैश है, इनकरेक्ट टेप लेंथ हमने मान लिया L डैश है। अब इसे निकाल कैसे सकते हैं भाई, आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर ये मुझे एक्स्ट्रा मिली, तो इधर से इसमें जोड़ दो, यानी कि 30 प्लस 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब 0.10 मीटर, तो ये आ जाएगा 30.10 मीटर। ये समझ में आई बात। आपके पास डिजाइन चैन की लंबाई कितनी थी, 30 मीटर थी, इसने कोई डिस्टेंस मेजर करनी शुरू की और ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मेजर करके आपको दे रही है। तो जो अब आपके पास इनकरेक्ट टेप लेंथ बची वो 10 एक्स्ट्रा मिलकर बची होगी, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, आ गया। अब हम करेक्शन कैसे करें, तो करेक्शन इन टेप लेंथ, तो टेप लेंथ में करेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, टेप लेंथ का मतलब सी की बात कर रहे हैं, इस सी की बात कर रहे हैं, तो इसे हम निकाल सकते हैं L माइनस एल डैश, L माइनस एल डैश, कैपिटल L ही मान लो, L माइनस एल डैश, तो 30 माइनस 30.10, समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे आप यहां से क्या निकाल सकते हो, करेक्शन निकाल सकते हो। तो सी आपको मिल गया, L क्या था, डिजाइनेटेड लेंथ, ये भी आपके पास है, स्मॉल सॉरी मापी गई लंबाई, ठीक है, वो आपके पास होगी। L जिस पर आपने डिजाइन किया वो आपके पास होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, ऐसे आप उसको करेक्शन को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट करेक्शन हमारे पास यहां पर आता है, नेक्स्ट करेक्शन है स्लोप के कारण दोस्तों, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, स्लोप बोलते हैं ढाल को, स्लोप बोलते हैं ढाल को, ढाल के कारण करेक्शन। ठीक है, ढाल के कारण करेक्शन आप याद रखोगे ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, स्लोप करेक्शन ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप का मतलब कोई ये लेंथ थी आपके पास, ठीक है, ये इस टाइप से थीटा, ये स्लोप है, ये कोई लंबाई है, ये मान लो उसके वहां पॉइंट की हाइट है, और ये एल है नॉमिनल लेंथ चैन की। ठीक है, तो कोई ढाल पर आप कोई चैन माप रहे थे, किसी ढाल पर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो ढाल कितनी ऊंचाई पर वो पॉइंट उठा हुआ होगा, एक क्षैतिज से, ऐसे से ढाल के मापोगे, ये तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर स्लोप के कारण जो करेक्शन होगा दोस्तों, ये है फॉर्मूला निकालने का इसका, सी एस से डिनोट कर देते हैं, एस फॉर स्लोप, और ये बराबर होता है h²/2l। मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब आगे कराऊंगा उनमें यूज होगा। ये दोस्तों एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू आपको देगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, अगर सही फॉर्मूला आपको देखना है तो ये होगा आपके पास L माइनस रूट L² माइनस H²।
इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप इन दोनों में देख रहे होंगे यहाँ पर स्लोप का तो कोई रोल ही नहीं रहा। ठीक है, ये तब फॉर्मूले लगेंगे जब आपको स्लोप गिवन ही ना हो। अगर स्लोप भी दे दिया जाए तो दोस्तों ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू, बढ़ती कर्ण विधि हमने पढ़ी थी, वहां पर हमारा एक फॉर्मूला बना था, सेम ऐसे यहाँ पे बन जाएगा। कब? जब थीटा गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें आप याद रख सकते हो इफ थीटा इज गिवन, यदि थीटा गिवन हो तो स्लोप का एक्शन दोस्तों बराबर होता है L1 माइनस कोस थीटा। L1 माइनस कोस थीटा ये स्लोप के कारण होने वाला करेक्शन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, स्लोप करेक्शन बराबर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं L वर्साइन थीटा। ठीक है, ये सब स्लोप करेक्शन ही है, ये इसी फॉर्मूले में लिख रहे हैं। कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा वैल्यू साइन में तोड़ दोगे आप तो ये फॉर्मूला बन जाता है, और इसको हम वर्साइन L वर्साइन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखोगे आपका स्लोप के कारण करेक्शन। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, तापमान के कारण करेक्शन। ठीक है, आप जानते हो कि जो तापमान है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये होगा आपके पास टेम्परेचर कारण करेक्शन बराबर अल्फा टी एम माइनस टी जीरो, या टी नोड बोलते हैं दोस्तों इसको, टी नोड, नोड नहीं बोला जा रहा, जीरो आज कोई बात नहीं है, अल्फा टी एम माइनस टी जीरो या टी नोड इंटू एल। इस फॉर्मूले से हम टेम्परेचर करेक्शन निकाल लेते हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर टी एम है, टी एम मेजर्ड टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर आप चयनित कार्य कर रहे थे, टेप लेंथ माप रहे थे। ठीक है, और टी नोड है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपने टेप को बनाया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और एल है लेंथ ऑफ टेप। यहाँ पर जो अल्फा है दोस्तों, अल्फा भी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। तापीय, रेखीय तापीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखोगे। तो देखोगे इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि इफ टीएम ग्रेटर टी नोड, यदि मेजर टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ग्रेटर होता है जो दोस्तों ज्यादा होता है, तो उस केस में देन करेक्शन इज पॉजिटिव, करेक्शन पॉजिटिव होगा। और यदि टीएम इज लेस देन टी नोड, ठीक है, देन करेक्शन नेगेटिव, करेक्शन नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, करेक्शन नेगेटिव होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करेक्शन आता है हमारे पास पुल करेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्शन फॉर पुल, पुल का मैंने आपको बताया था, दूसरा नाम होता है टेंशन, तनाव, तनाव के कारण होने वाला करेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पुटअप होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पुल करेक्शन बताइए इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे पुल करेक्शन सीपी मान लेते हैं। ठीक है, ये होता है पी एम माइनस पी नोड इंटू एल अपॉन ए ई।
इंटू एल अपॉन ए ई। यह फॉर्मूला होता है पी एम माइनस पी नोट अपॉन इंटू एल अपॉन ए ई। पी एम समझ गए होंगे आप, पी एम मेजर्ड पुल है, मेजर्ड पुल। पी नोट आपका स्टैंडर्ड पुल है, स्टैंडर्ड पुल, और स्टैंडर्ड पुल आपको बता रखा है 8 kg रखा जाता है। एल टेप लेंथ है, ए जो यहाँ पर है ये आपका एरिया ऑफ टेप या चेन का एरिया है, ये एरिया ऑफ टेप या दोस्तों चैन है। और ई को हम यहाँ पर बोलते हैं ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था मापांक। ठीक है दोस्तों, ऑफ टेप, ऑफ टेप या चैन, चैन किस पदार्थ से मिलकर बनी है उसको ई बोलते हैं। ये है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन ये थी, मेजर्ड पुल से ग्रेटर है, स्टैंडर्ड से ग्रेटर है, याद रखोगे। इफ पी एम ग्रेटर पी नोट, तो उस केस में आपको करेक्शन याद रखना पॉजिटिव होगा, और इफ पी एम इज लेस देन पी नोट, तो याद रखोगे करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका करेक्शन होता है। नेक्स्ट करेक्शन आता है दोस्तों सैग करेक्शन, ये लिख लिया। नेक्स्ट आता है आपके पास सैग करेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम में, तो लगभग पूछा ही जाता है कि सैग करेक्शन कैसा होता है। तो याद रखो दोस्तों, सैग करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑप्शन में लिखा आता है। सैग करेक्शन इज क्वेश्चन है और ऑप्शन में ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज एडिटिव, ऐसे ऑप्शन लिखा था, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तो याद रखोगे इसको। ठीक है, इसमें दो कंडीशन ऑफ फॉर्मूला पढ़ते हैं। व्हेन एंड्स आर एट सेम लेवल, मतलब कि जो चेन आपने पकड़ रखी है। अच्छा, सैग का मतलब होता है दोस्तों झोल। अब चैन जो आपने पकड़ रखी है स्ट्रेट है, ऐसे ना पकड़ने जाए आपने कोई झोल टाइप की पकड़ ली, तो थोड़ा झोल पड़ गया बीच में, तो उसको बोलते हैं। तो झोल ये इसलिए रखा गया है कि यदि चैन के जो दोनों सिरे हैं जो आपने पकड़ रखे हैं वो आप सेम लेवल पर खड़े हुए, सेम ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, तो फॉर्मूला उस समय क्या होगा, सैग करेक्शन बराबर डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कब, जब एंड्स सेम लेवल पर हो। ठीक है, सेम लेवल पर हो तब होता है, और यदि सेम लेवल पर ना हो तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। याद रखोगे, अधिकतर ये एग्जाम में ज्यादा पुटअप किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर टोटल वेट है टेप का, डब्ल्यू टोटल वेट ऑफ टेप इन केजी, केजी में टेप का टोटल वेट होगा। ठीक है, एल होगा आपको यहाँ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ टेप या कोई चैन। ठीक है, और पी यहां पर पुल है, अप्लाइड पुल, अप्लाइड पुल जिस तनाव से आपने उसे खींच रखा होगा, और एन है आपके यहां पर एन नंबर ऑफ इक्वल बेस। बेस का मतलब दोस्तों वही झोल, समान झोल जो पड़ रहे थे वो कितने थे, कि क्या संख्या थी उनकी, ये आपका। ठीक है, तो ये आपका आता है इसमें सैग करेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, सही संरेखन ना होने के कारण। ठीक है, सही संरेखन अगर नहीं रखा हुआ है तो क्या हो सकता है, देखेंगे सही संरेखन का मतलब क्या है। ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास कोई दूसरा बी पॉइंट है, आपको ए और बी को डायरेक्टली मेजर करना था। सही संरेखन का मतलब रेंजिंग का मतलब है, और ये आप थोड़ा इनसे डिफ्लेक्ट हो गए, हट गए यहां से। ठीक है,
यहां से आप ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए अपनी राइट पोजीशन से। तो जब यहां से कुछ डिफ्लेक्ट हुए होंगे तो दोस्तों किसी एंगल पर ही हुए होंगे। मान लो इधर θ1 है या मान लिया हमने ये θ2 है। मान लो ये L1 डिस्टेंस तक हुए, ये आपने L2 हुए, और ये जितना डिफ्लेक्ट हुए ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारी d है। तो उस केस में आप मिस अलाइनमेंट के कारण जो एरर यहाँ पर आएगा ये होगा L1 1 माइनस कोस θ1 प्लस L2, यहाँ लिख देता हूं, प्लस L2 1 माइनस कोस θ2। ये है आपका बिल्कुल एक्यूरेट जो फॉर्मूला आपको निकाल के देगा। अब एक्यूरेट नहीं लगाना, हम दोस्तों ऐसी कंडीशन में अप्रोक्स यूज कर लेते हैं जब हमें थीटा ही नहीं गिवन होने का। तो मिस अलाइनमेंट के कारण अप्रोक्स फॉर्मूला हो जाएगा d²/2L1 प्लस d²/2L2। ये हमारा होता है दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्स। ये आपको अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करके देगा, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना, बता दिया था मैंने, ऑलवेज कैसा होगा, ये नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है मीन सी लेवल के कारण। मीन सी लेवल के कारण करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, समुद्र औसत समुद्र तल के कारण एरर आपका ये होता है मीन सी लेवल के कारण L इंटू एच अपॉन आर प्लस एच। इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, L इंटू एच अपॉन आर प्लस एच, या ये और भी शॉर्ट कर दिया जाता है L इंटू एच अपॉन आर, L इंटू एच अपॉन आर, ये ठीक है। L आपकी यहां पर मेजर्ड लेंथ है, L मेजर्ड लेंथ है, R रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या है, और h जो हाइट है यहां पर हाइट अबाउ मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई जो है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मीन सी लेवल के कारण याद रखोगे। और ये भी आपको बताया था पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक छोटा सा नोट है जो आपको याद रखना है, नॉर्मल टेंशन या नॉर्मल पुल, ठीक है। सामान्य तनाव या सामान्य पुल खिंचाव क्या होता है, ये कह रहा है कि वह पुल जिसको टेप पर जब अप्लाइड करते हैं तो पुल व सैग का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन रहता है। अगर आपने इस नॉर्मल टेंशन को अप्लाई कर रखा है तो पुल और सैग के कारण आने वाला जो एरर है, करेक्शन है, वो अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड कर सकते हैं 0.204 W रूट AE अपॉन रूट PN माइनस P0। इस पूरे को सोल्व करके यहाँ से PN की वैल्यू आपको निकल जाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक करेक्शन और एरर का। क्लियर। कल कुछ और नए टॉपिक के साथ, चैन सर्वेइंग के नए टॉपिक के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस आपको इतना करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।